हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव सिंह। ठीक है, तो मैं कल बात कर रहा था वांटा फैक्टर के बारे में। ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में, इनके बारे में कल अपना टॉपिक चल रहा था। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यदि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का मान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के मान से भिन्न प्राप्त होता है तो आपने जितने भी अनुसंध गुणधर्मों के फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों को आई से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे मल्टीप्लाई करना होगा आई से, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, आई से कर दिया। डेल टी बी इक्वल्स टू क्या होता है के बी इंटू एम, तो मैंने इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई किया, आई से। डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या होता है के एफ इंटू एम, मैंने इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई किया, आई से। पाई इक्वल्स टू क्या होता है सी आर टी, मैंने इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई किया, आई से। तो ये कब करना है, जब जो ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से अगर डिफरेंट प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को क्वांटा फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में। तो आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास आपके सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की होगी बच्चों। तो आपको न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझना है, और जो मैं सीट आपको दूंगा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी और उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना। तो बच्चों मेरा पहला न्यूमेरिकल है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0.1 m solution of K4FeCN6 40% 46% ionized, calculate osmotic pressure of solution। कहने का मीन है कि आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 m K4FeCN6 का विलयन 46 यानी 46% आयनित होता है। आयनित का मीन वियोजित होता है, डिसोसिएट होता है। तो आपको उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है इसमें उसकी बात करें। पहले टी 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 300 केल्विन। क्लियर। सेकेंड सी मोलर कंसेंट्रेशन 0.1 m, 0.1 m है। आपको डिसोसिएशन कितना परसेंट है, 46%, यानी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा 46% है, परसेंट का मीन 100 से डिवाइड कीजिए तो आपका आ गया 0.46। कितना आ गया, 0.46। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। तो K4FeCN6 में को हम यदि वाटर में डाल के डिसॉल्व करें तो इसमें 5 आयंस होते हैं, 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, एक ही होता है। तो 4 तो कैटायन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होता है। और R की वैल्यू होगी आपकी 0.0821 एट ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। क्लियर। अब बेटा पाई फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है, पाई इक्वल्स टू ICRT। मैंने कहा था ना, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात होती है तो वहां पे क्वांटा फैक्टर को यूज में लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो पाई इक्वल्स टू ICRT। क्या होता है, ICRT। अब हमारे पास C है, R है, T है। देखो C है, R है और T है, I नहीं है। तो I कैलकुलेट करिए तो आपको क्वांटा फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का रिलेशन याद है लास्ट का, उसमें आपने लिखा था अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। तो अल्फा की वैल्यू 0.46, I कैलकुलेट करना है, -1 अपॉन n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 तो I-1
कोस साइड रखा और इसको इधर लिया है, तो 0.46 इंटू 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और i इक्वल टू 0.46 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 को उधर ले गए, प्लस का हो गया। इसको सोल्व किया तो i की वैल्यू आ गई 2.84, क्वांटम फैक्टर क्या आ गया 2.84। अब फॉर्मूला अपना क्या था, पाई इक्वल टू ICRT, ICRT, i की वैल्यू क्या है 2.84, ये रख दी मैंने, c कितना है 0.1, 0.1 रख दिया, r कितना है 0.0821, 0.0821 रखा, और आपका t कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन रखा। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो बेटा इस विलियम की परासन दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 6.98 atm आ गई, 6.98 atm आ गई। ये आपका न्यूमेरिकल है। इससे अब मैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं। तो बच्चों अगला जो न्यूमेरिकल मेरा है वो है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड dissolved in 20 gram benzene if del TF of this solution is 0.317 Kelvin kilo, 0.317 Kelvin, ये क्या है del TF। then calculate degree of association, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और आपको बेंजीन के लिए KF की वैल्यू गिवन है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, आपको हिंदी में समझ लें कि 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यदि इस विलयन का डेल TF की वैल्यू 0.317 केल्विन है तो आपको संगुणन की मात्रा अल्फा कैलकुलेट करनी है, और KF बेंजीन के लिए आपको गिवन है, दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब क्या क्या गिवन है आप ध्यान दें, आपको स्मॉल w गिवन है 0.3 ग्राम, कैपिटल W गिवन है 20 ग्राम, डेल TF गिवन है 0.317, ठीक है, KF की वैल्यू गिवन है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना होगा 122। मैंने मोलालिटी में बात की थी, आप फॉर्मुलेटी में बात की थी आपसे। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। इन सब के एटॉमिक मासेस को हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 122 ग्राम पर मोल। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आई क्या है, पहले क्या निकालना है, आई क्वांटम फैक्टर, और एम, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट करें। थ्योरेटिकल तो गिवन है, थ्योरेटिकल तो हमने बता दिया फॉर्मूले से। अब ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल का प्रेक्षित अणुभार मोलर द्रव्यमान क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो Ma डेल TF के फॉर्मूले में मैंने Ma निकाला था, तो वो क्या होता है KF into small w upon del TF into 1000 upon capital W in gram। Ma equals to 5 KF की वैल्यू 5.1 into small w 0.3 del TF 0.317 into 1000 upon capital W कितना गिवन है 20। इसको सोल्व किया तो जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है बेंजोइक अम्ल का, ऑब्जर्व्ड मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना आ गया 241 यानी 241 ग्राम पर मोल। अब आप इससे I कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटा विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, सैद्धांतिक कितना है थ्योरेटिकल 122, प्रेक्षित ऑब्जर्व कितना है 241, 122 को 241 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.506 आ गया।
अब n की वैल्यू, क्योंकि अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है क्या, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आई तो है लेकिन स्मॉल एन नहीं है। तो बेंजोइक एसिड बेटा जब अपन उसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है, यानी बेंजोइक अम्ल को विलायक में घोलने पर वो द्विलक बनाता है और द्विलक में कितने अणु जुड़ते हैं बेंजोइक अम्ल के, दो जुड़ते हैं। इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, दो। कितने रखेंगे, दो n की वैल्यू रखेंगे। तो फिर टू मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होके डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब आप फॉर्मूला लगा दें, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई कितना है 0.506, 1 में से माइनस कर दिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि आगे n है, n की वैल्यू 2 है, अपॉन 2 माइनस 1, अपॉन n की वैल्यू 2 रख दिया माइनस 1। अब अल्फा को सोल्व किया तो अल्फा आ गया 0.988। अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन का परसेंटेज चाहिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा का प्रतिशत चाहिए, तो 0.988 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन 98.8। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल है मेरा 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolved in 500 ग्राम वाटर, what will be its concentration। 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो आपको ये बताना है कि इस विलयन की सांद्रता क्या है। अब बेटा पहले तो आपको ये पता हो कि विलयन की सांद्रता किस में ज्ञात करनी है, नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है, मोलरिटी ज्ञात करनी है या मोलरिटी ज्ञात करनी है। नॉर्मलता ज्ञात करनी है सांद्रता में या मोलरता ज्ञात करनी है या आपको मोललता ज्ञात करनी है। तो बेटा आप ये ध्यान दें कि आपको विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो डेफिनेटली आपको मोलरिटी मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या गिवन है देखिए, स्मॉल w 4 ग्राम, ठीक है, NaOH के लिए कितना होगा 40, NaOH का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है, कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। कैपिटल W 500 ग्राम गिवन हुआ है, तो स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल m का फॉर्मूला ये होता है स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन 500। तो आप वैल्यूज रखिए, स्मॉल m इक्वल्स टू 4 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500, तो आंसर आएगा आपका 0.2। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आएगी 0.2। ये छोटा सा पहला न्यूमेरिकल था जो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ, यहीं पे किया हुआ है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है आपको। तो उसके लिए देखिए आपको ध्यान रखना है बेटा, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, दिमाग में सेट कर लें। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर यानी शुद्ध जल का जो घनत्व है वो 1000 ग्राम पर लीटर होता है, 1000 ग्राम पर लीटर। सवाल समझ गया मेरा। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने कहा कि शुद्ध जल का जो घनत्व है वो कितना होता है 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर, जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 18 होता है। तो आप जल के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जल के मोलों नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए NH2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जल के मोलों की संख्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55.5। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन ml। स्मॉल w अपॉन ma क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल w अपॉन ma किसके बराबर होगा, जल के मोलों की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास तो है, तो 55.5 है, तो मैंने इसकी जगह रख दिया 55.5 इंटू 1000 अपॉन v
ml में। तो ये आपको वॉल्यूम कितना गिवन है पर लीटर, 1 लीटर है तो 1 लीटर का ml कितना होगा 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी आ गई 55.5, 55.5 ये प्योर वाटर की मोलरिटी है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसी के साथ में थर्ड न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ और मेरा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर of 5% of sugar solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा सवाल है कि आपको 5% शर्करा के विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासन दाब ज्ञात करना है। तो आपको क्या गिवन है, स्मॉल w कितना 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम, Ma फॉर शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या है C12H22O11। इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। और परसेंटेज लिखा हो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है V होगा 100 ml, 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.1 लीटर। R की वैल्यू आप जानते हैं वायुमंडल लीटर में 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। आपको T गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन। फॉर्मूला क्या होगा पाई इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन ma इंटू v इंटू RT। यही फॉर्मूला बताया था परसेंट आपका। पाई इक्वल्स टू स्मॉल w 5 है, ma 342 है, v 0.1 लीटर है, r 0.0821 है इंटू t 273 है। इनको सोल्व करेंगे तो आपका जो शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, शर्करा का जो परासन दाब है वो आएगा 3.57 atm। तो बेटा ये मैंने 3 न्यूमेरिकल समझाए। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो बच्चों मेरा अगला जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट इधर लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन। कहने का मीन है कि आपको 10% H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मोललता। तो देखिए क्या गिवन है 10% H2SO4 का मीन कि आपके सॉल्यूशन में स्मॉल w 10 ग्राम है, यानी H2SO4 कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम। इस कैपिटल W वाटर कितना होगा 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 ग्राम हो गया। Ma H2SO4 के लिए कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है। स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होगा स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। स्मॉल w कितना है 10, ma कितना है 98, 1000 कैपिटल W कितना है 90। इसको सोल्व किया तो मोलरिटी आ गई 1.13। कितनी आ गई 1.13, ये आपकी मोलरिटी आ गई। क्लियर, पहला न्यूमेरिकल ये हुआ। अब मैं उस साइड का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है नोटबुक में लिखना ना मिले हिंदी मीडियम वालों को। तो क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ एन कंपाउंड AB आर 58.2 एंड 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट क्वांटम फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वांटम फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। समझ में आया? हिंदी में सुनिए, आपको एक यौगिक है AB, उसका सैद्धांतिक और प्रेक्षित, सैद्धांतिक और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का मान दिया हुआ है। सैद्धांतिक है आपका 58.2 ग्राम पर मोल और प्रेक्षित है आपका 30 ग्राम पर मोल। तो आपको इस के लिए क्वांटम फैक्टर, क्वांटम गुणांक I निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा निकालनी है अल्फा। तो आपको क्या गिवन है MT यानी थ्योरेटिकल मोलर मास, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान 58.2, ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान 30 ग्राम पर मोल। I कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो I इक्वल टू क्या होता है विलय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटा विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान।
थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, थ्योरेटिकल कितना है 58.2 और ऑब्जर्व कितना है 30। इनको मैंने सॉल्व किया तो आपका आई आया 1.94। तो वन ऑफ फैक्टर वन ऑफ गुणा कितना आ गया 1.94 पहला आंसर आ गया। अब सेकंड ए बी के लिए जो स्मॉल एन है की वैल्यू 2 होगी, क्यों? क्योंकि ए बी का आयनाइजेशन किसमें होता है ए प्लस और बी माइनस, तो कितने आयन है 2, तो एन की वैल्यू कितनी होगी ए बी के लिए 2। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का i-1 अपॉन n-1, यही फॉर्मूला पढ़ा था कल आपने। तो i कितना है 1.94 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.94। कितनी आ गई 0.94 और अल्फा का परसेंटेज में हम आंसर दें तो 94% आ गए। तो बेटा ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल था। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा। तो बच्चों मैं अब एक नोट के बारे में बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की क्लास में कल भी लूँगा इस चैप्टर में, और लेकिन उससे पहले मैं नोट की बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इफ कंसंट्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स, इफ कंसंट्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स इज इक्वल, देन नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, number of ions directly proportional to elevation in boiling point, number of ions directly proportional to depression in freezing point। यह आपको ध्यान रखना है। कहने का मीन है अगर आपको वेरियस कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन सांद्रता समान दी हुई है, विभिन्न यौगिकों की सांद्रता समान दी हुई है, तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो आयनों की संख्या है वो क्वथनांक के समानुपाती होगी, आयनों की संख्या क्वथनांक उन्नयन के भी समानुपाती होगी, आयनों की संख्या हिमांक अवनमन के भी समानुपाती होगी। लेकिन शर्त क्या है, सांद्रता समान होनी चाहिए। जैसे एक मैंने नीचे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वो न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन boiling point and depression in freezing point of following compounds। आपको यूरिया गिवन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, NaCl गिवन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, MgCl2 गिवन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, AlCl3 गिवन है जिसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 m है। सबकी कंसंट्रेशन समान है। तो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में सुन ले, आपको क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है निम्न यौगिकों के लिए। यौगिक कौन कौन से? यूरिया की सांद्रता 0.1 m, NaCl की सांद्रता 0.1 m, MgCl2 की सांद्रता 0.1 m, AlCl3 की सांद्रता भी 0.1 m। तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, increasing order of boiling point BP, of boiling point BP and elevation in boiling point, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिए बेटा यूरिया एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें आयंस होता ही नहीं है, तो इसके लिए n की वैल्यू हम 1 मानेंगे। यूरिया एक सहसंयोजक यौगिक है, तो इसके लिए हम n की वैल्यू कितना मानेंगे 1। यही कहें कि एक अद्वितीय यौगिक है, तो इसके लिए यूरिया के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 1। NaCl में कितना n है, Na प्लस और Cl माइनस 2 हो गए, तो इसके लिए n की वैल्यू 2। MgCl2 में कितना n है 3, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस 3 होगा n की वैल्यू, और उसमें n की वैल्यू 4 हो गई, Al3 प्लस और 3Cl माइनस। तो आयंस बढ़ेंगे तो Bp का क्रम भी बढ़ेगा और क्वथनांक उन्नयन का क्रम भी बढ़ेगा ना। तो यही ऑर्डर बन गया। तो यूरिया
का बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी यूरिया का जो क्वथनांक है और क्वथनांक उन्नयन सबसे कम हो गया, उससे ज़्यादा किसका होगा NaCl, इसका होगा NaCl, उससे ज़्यादा MgCl2 और सबसे ज़्यादा AlCl3। क्यों? क्योंकि N की वैल्यू इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें कितनी है 4। M क्या है? नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और क्वथनांक उन्नयन भी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑर्डर आ गया। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, अब बेटा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के। लेकिन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम जमने की बात करते हैं। एक बढ़ रहा है टेम्परेचर, एक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इसका ऑर्डर अपोजिट बनता है क्योंकि यहाँ जमने की बात हो रही है। तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे लेस किसका होगा? AlCl3 सबसे कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकंड नंबर MgCl2, थर्ड नंबर NaCl, और सबसे ज्यादा किसका होगा? यूरिया का। सबसे ज्यादा किसका होगा? यूरिया का। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है। तो बेटा आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको। कल मेरी सॉल्यूशन की लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं अदर न्यूमेरिकल्स, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। और आज जो मैंने आपको पढ़ा है, अगर आपको पसंद आया हो बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।